दोस्तों, मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देश इतने अमीर क्यों हैं? इसका कारण हम सभी जानते हैं, वहां भारी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज का होना। मिडिल ईस्टर्न देशों के पास इतना तेल है कि केवल यह तेल ही उनकी अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट दे देता है। अगर दुनिया के सबसे अमीर देशों की बात की जाए तो उनमें से 90% की समृद्धि के पीछे किसी न किसी नेचुरल रिसोर्स का ही हाथ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंथेटिक रिसोर्सेज को तकनीक के माध्यम से तैयार किया जा सकता है, मगर नेचुरल रिसोर्सेज के साथ ऐसा करना नामुमकिन है। इसी कारण किसी देश के कितने भी खराब संबंध क्यों न हो, नेचुरल रिसोर्सेज रिच देशों से व्यापार पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता। इसका जीवंत उदाहरण है रूस। पश्चिमी देश रूस से भले ही नाराज हों, लेकिन अंततः उन्हें रूस की तेल आपूर्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था युद्ध के बावजूद स्थिर बनी हुई है। इस मामले में दुनिया का एक महाद्वीप बहुत ही खुशकिस्मत है। इस महाद्वीप में दुनिया का 40% सोना मौजूद है। यहाँ पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा हीरे पाए जाते हैं। चाहे कोबाल्ट, प्लेटिनम या यूरेनियम हो, इस महाद्वीप के पास इन सब के सबसे बड़े भंडार हैं। इसके बावजूद अफ्रीका के हालात इतने खराब हैं कि वहां रहने वाला लगभग हर दूसरा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीता है। अगर अफ्रीका के पास हमेशा से नेचुरल रिसोर्सेज का इतना बड़ा खजाना है, तो आखिर कोई अफ्रीकी देश इसका सही इस्तेमाल करके अमीर क्यों नहीं हो पाया? आज का यह वीडियो आपको न सिर्फ एक अच्छे प्रशासन की वैल्यू सिखाएगा, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की डार्क साइड से भी रूबरू करवाएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अफ्रीका के हालात आज भले ही जैसे भी हों, लेकिन उसका इतिहास हमेशा से अमीर और ताकतवर लोगों से भरा रहा है। मानव इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति माने जाने वाला मानसा मूसा भी अफ्रीका के माली साम्राज्य का था। उसके पास इतना धन था कि वह खड़े खड़े पूरी दुनिया को कई बार खरीद सकता था। अफ्रीका में मानसा मूसा के अलावा भी कई ऐसे लोग रहे हैं जिनकी संपत्ति का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन अफ्रीका के हालात खराब होना शुरू हुए। 15वीं सदी से जब अफ्रीका के प्रमुख हिस्सों को यूरोपियन वर्ल्ड पावर जैसे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम ने उपनिवेश बनाना शुरू किया, दक्षिण अफ्रीका 1652 में औपचारिक रूप से उपनिवेशित हो गया था। इसके साथ ही पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का पतन शुरू हो गया। उपनिवेशवाद की सच्चाई को हम भारतीयों से बेहतर कौन समझ सकता है? पश्चिमी देशों ने धीरे धीरे अफ्रीका पर अपनी पकड़ मजबूत की, वहां के कल्चर में हस्तक्षेप किया और अफ्रीकियों को इतना दबा दिया कि पूरा महाद्वीप एक तरह से यूरोप का गुलाम बन गया। इसके बाद अफ्रीका के लोगों का शोषण करके उनके कीमती संसाधनों को लूटना शुरू हो गया। अफ्रीका की खदानों में अफ्रीकी मजदूरों से जबरन काम करवाकर जो माल मिलता था, उसे यूरोप में भेजा जाता था और वहां की अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया जाता था। इससे बदले में अफ्रीका को न तो बुनियादी ढांचा मिला, न ही पैसा। इसका नतीजा यह हुआ कि अफ्रीका के साम्राज्य समय के साथ खत्म होते चले गए और आज भी उनकी भरपाई नहीं हो पाई है। दोस्तों, यह समझना मुश्किल नहीं है कि अफ्रीकी लोगों का श्रम कितना शोषित किया गया। हालांकि वे इस अन्याय से गुस्सा थे, लेकिन शुरुआत में प्रतिक्रिया नहीं देते थे। बदलाव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया, जब अफ्रीकी लोगों की उम्मीदें टूट गईं। युद्ध के दौरान दोनों पक्षों से अफ्रीका के लाखों सैनिक लड़े। एक अनुमान के अनुसार करीब 13 लाख अफ्रीकी सैनिकों ने दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। इतने बड़े योगदान के बाद अफ्रीकी लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें स्वतंत्रता नहीं तो कम से कम पश्चिमी देशों से सम्मान मिलेगा, लेकिन अफ्रीका के लोगों को न सम्मान मिला और न ही कोई मुआवजा। इससे उनका मनोबल टूट गया और उन्होंने विद्रोह और विरोध करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1950 से 1970 के दशक के बीच लगभग सभी अफ्रीकी देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। हालांकि अफ्रीका अभी भी प्राकृतिक संसाधनों के मामले में दुनिया का सबसे अमीर महाद्वीप था। इस स्थिति में भी अगर अफ्रीका विकास की दिशा में आगे बढ़ता, तो आज दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अफ्रीकी देश प्रमुख होते। दोस्तों,
अफ्रीका के मौजूदा खराब हालात के पीछे 5 मुख्य कारण माने जा सकते हैं। पहला कारण है राजनीतिक अस्थिरता। जैसे भारत पिछले कुछ सालों में तेजी से प्रगति कर पाया, उसमें सरकार की दूरदर्शी योजनाओं का बड़ा योगदान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सरकार के लंबे समय तक टिके रहने और विकास के माइंडसेट के साथ काम करने की। जब सरकार बदलती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। पुरानी योजनाएं बंद हो जाती हैं, नई योजनाएं शुरू होती हैं और नए नियम कानून लागू होते हैं। लेकिन इस सब को लागू करने में काफी समय लगता है, जो विकास को कुछ समय के लिए रोक देता है। अफ्रीका के 90% देश इसी राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हैं। उदाहरण के लिए बुर्किना फासो और कांगो जैसे देशों में आजादी के बाद से कई सैन्य तख्तापलट हुए हैं। अब अगर किसी देश में सालों से कोई स्थिरता नहीं है तो वहां का विकास कैसे संभव होगा? अफ्रीका का दूसरा बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। अफ्रीका के प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। हर साल अफ्रीका के कई हिस्सों में अरबों डॉलर की विदेशी सहायता पहुंचती है। इसके अलावा अकेले भारत ने 2010 से 2021 के बीच अफ्रीकी देशों को 11 अरब डॉलर की मदद दी थी। इसके बावजूद इस पैसे का उपयोग विकास में नहीं हुआ, बल्कि इसे सैन्य खर्च और अन्य अनावश्यक कामों में बर्बाद कर दिया गया। तीसरा कारण है ऋण बोझ। चीन अफ्रीकी देशों का सबसे बड़ा ऋणदाता है, जिसने अफ्रीकी देशों को 73 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। वहीं IMF ने अफ्रीकी देशों को 110 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज दिया है। आज की स्थिति में अफ्रीका पर इतना कर्ज है कि उसकी उत्पादन क्षमता और GDP के मुकाबले यह कर्ज बहुत ज्यादा है। अब अगर आप बुनियादी अर्थशास्त्र का भी उपयोग करें तो इतने कर्ज के बोझ के कारण किसी भी देश की मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कभी भी अच्छी वैल्यू नहीं हो पाती। इस कर्ज के कारण वहां बड़ी कंपनियां और कॉरपोरेट्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं कर पाते, जिससे वहां आने वाले विदेशी निवेश की दर काफी हद तक रुक जाती है। इसके साथ ही जो नौकरियां वहां के लोगों को मिल सकती थीं, उनका ग्राफ भी तेजी से गिरता चला जाता है। चौथा बड़ा कारण है स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाली। अफ्रीका के कई देशों में आज भी अधिकतर लोगों को साफ पानी तक की सुविधा नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। केवल पानी की कमी ही नहीं, अफ्रीका के कई देशों में 60% से भी ज्यादा आबादी अनपढ़ है। शिक्षा की कमी के कारण वहां लोग आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं और आजादी के इतने साल बाद भी अफ्रीका के बहुत से लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार अफ्रीका में करीब 16 करोड़ लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। इतनी गंभीर स्थिति होने के बावजूद अफ्रीका के ज्यादातर देश अब तक इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें अपने देश में दंगों और राजनीतिक अस्थिरता से निपटने की फुर्सत ही नहीं मिल रही। अफ्रीका में कुछ देश जरूर हैं जो धीरे धीरे अपने माइंडसेट को बदलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जिबूती और लीबिया। जिबूती में विकास की दर में इजाफा देखा जा रहा है और लीबिया भी अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अफ्रीका में अभी भी बदलाव की संभावना है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है एक अच्छा प्रशासन। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वहां अगर एक स्थिर और ईमानदार सरकार लंबे समय तक शासन करती है तो वहां के हालात में सुधार आ सकता है। अफ्रीका में यदि अच्छे प्रशासन का दौर शुरू हो तो उनके प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत को देखिए। सही नीतियों और बेहतर प्रशासन ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया है। भारत ने अपने संसाधनों का सही उपयोग किया और आज दुनिया में अपनी मजबूत स्थिति बना रहा है। अफ्रीका के पास इससे भी ज्यादा प्राकृतिक संसाधन हैं और अगर वहां की सरकारें इनका सही उपयोग करती हैं तो विकास की दिशा में तेजी से प्रगति हो सकती है। आज के वीडियो में आपने देखा कि एक देश के लिए अच्छा प्रशासन क्यों जरूरी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने प्राकृतिक संसाधन हैं, जब तक वहां भ्रष्टाचार और घोटाले होते रहेंगे तब तक उनका सही उपयोग नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सही माइंडसेट से संसाधनों को सही क्षेत्रों में निवेश किया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक के लिए अलविदा।